Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start our lecture number 5 on chapter number 7. Our topic is the induced electric field. हमारा आज का टॉपिक है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज़ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और इसकी कुछ एग्जांपल्स वी विल सी। अच्छा, एग्जांपल्स को मैं हर लेक्चर में इसलिए ऐड करता हूँ क्योंकि इन माय ओपिनियन आपको लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से उस वक्त होती है जब रियल लाइफ एग्जांपल जो कि जिससे हम फेमिलियर हों, बेशक वो कोई भी टॉपिक हो, कितना ही कोई एडवांस टॉपिक हो, तो अगर हम उसकी रियल लाइफ एग्जांपल देख लें तो उसको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे आज के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, व्हाट इज़ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एग्जांपल। तो सबसे पहले जो इसको देख लेते हैं इस टर्म को, व्हाट इज़ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? अब हम सब इस नेम से फेमिलियर हैं, इस टर्म से फेमिलियर हैं, इंड्यूस से। इंड्यूस यानी कि पैदा करना, जनरेट होना। तो व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट, ठीक है। अब कोई भी मैं सर्किट ड्रॉ कर लूँ, उसमें से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है या फ्लक्स क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की या मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे तो बस टर्म चेंज होगी, यानी कि मैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, लेकिन दोनों चीज़ें एक ही हैं। अब कोई भी सर्किट है, ठीक है, कोई भी सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, कोई भी हम ले लें, उस में से जो फी यूनिट एरिया में से जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास हो रही होंगी, यानी कि अगर मैं इतने रीजन को कंसीडर कर लूँ, ये मेरा जी एरिया है, इस एरिया पे मैंने रहकर डिस्कशन करनी है, तो इसमें से एक सेकंड में जितनी भी मेरी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास हो रही होंगी, ठीक है, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट चेंजेस, अगर यहाँ से जो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स है इस एरिया से विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम कह सकते हैं कि हर सेकंड में यहाँ से जो लाइंस पास हो रही हैं वो चेंज हो रही हों। यानी कि पहले सेकंड में जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया, यहाँ से 3 लाइंस गुजर रही थी, फिर मैंने उसको दोबारा उसका चेक किया, रिजल्ट्स लिए, एनालाइज किया, वहाँ पे 10 हो गई, फिर मैंने चेक किया तो मेरे पास 5 आ गई। यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम हर सेकंड में जो मेरे पास से यहाँ से फील्ड ऑफ लाइंस है ना वो चेंज हो रही हैं। तो इन चेंज की वजह से क्या होगा? अब इस चेंज की वजह से ये होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक का और मैग्नेटिक का आपस में रिलेशन है, तो इस वजह से हम इसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो अब हमें फ्राडे अंकल ने एक बात बता दी, फ्राडेज लॉ जनरलाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक रूल, यानी कि जो फ्राडेज लॉ है, जो अंकल फ्राडे ने हमें एक लॉ बताया है इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब टॉपिक तो हमारा, यानी कि सब्जेक्ट तो हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, लेकिन उसने जनरलाइज किया कि भी ये हमारे पास जो रूल है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उसमें अगर कर्व क्रॉस ई आ जाए हमारे पास, यहाँ पे सब ने ये लगा लेने हैं, तो ये हमारे पास इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक रूल यानी कि अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टैटिक कंडीशन में हैं, वो मूव नहीं कर रहे, वो मोशन में नहीं हैं, मोशन में नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया कि फ्राडेज लॉ से हमें पता लग गया कर्व क्रॉस ई इज इक्वल टू 0। तो हमने असल में देखना है कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्राडेज लॉ और गाउस लॉ से किस तरह रिलेशन बनता है और हम कैसे इसकी इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म निकालते हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ से स्टार्ट लिया है द डाइवर्जेंस ऑफ ई, जो डाइवर्जेंस है ई की अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ के अकॉर्डिंगली जो डाइवर्जेंस ऑफ ई होगी वो होगी कर्व क्रॉस, या इसको कर्व भी कह सकते हैं, इसको डेल भी कह सकते हैं, इसके डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट इसके नेम्स लिए जाते हैं। कर्व डॉट ई इज इक्वल टू 1 और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास है डाइवर्जेंस ऑफ ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइवर्जेंस है।
अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लें कर्ल के साथ तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ हमारे पास ये रिजल्ट आना चाहिए। तो आगे हमारे पास है इफ़ ई इज़ ए प्योर मैग्नेट, इफ़ ई इज़ अ प्योर फ्राडे फील्ड। प्योर फ्राडे फील्ड का मतलब यह है कि उसमें वो फ्राडेज लॉ को 100% ओबे करता हो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है वो उस फ्राडे लॉ को ओबे करना चाहिए। अगर हमारे पास वो ओबे कर रहा हो 100% तो क्या होगा, इफ़ ई अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ओबे कर रहा है फ्राडे लॉ को टू चेंजिंग ड्यू एक्सक्लूसिवली टू अ चेंजिंग बी, यानी कि ख़ास तौर पर जो हमारा बी है मैग्नेटिक फील्ड है विद रो इज़ इक्वल टू 0। अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज हो रहा है और ख़ास तौर पर बी के साथ चेंज हो रहा है विद रो इज इक्वल टू 0 और रो हमारे पास 0 है, तो हमारे पास क्या टर्म बनेगी, तो हमारे पास यहाँ पे ये दो टर्म्स बन जाएंगी। कर्ल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, और ये एक और टर्म हमारे पास आ जाएगी कर्ल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी और पार्शियल टी। ये हमारे पास इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की थर्ड इक्वेशन है जो कि जिस पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बेस करती है। तो इसको हम नेक्स्ट देखेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशन में। इफ़ देयर इज़ नो सोर्स ऑफ चार्जेस, अगर हमारे पास चार्जेस का सोर्स ना हो तो हमारे पास क्या होगा, कर्ल डॉट ई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि डेफिनेटली हमारे पास कोई सोर्स नहीं है चार्जेस का, तो हमारे पास डेफिनेटली रिजल्ट्स 0 आएंगे। तो दिस फॉर्म इज मैथमेटिकल आइडेंटिकल टू मैग्नेटोस्टैटिक। अब हमने बात कर ली ई की, क्योंकि अभी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में मैंने बताया कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स हो और वो किसी भी सर्किट में से विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा हो तो वहाँ पे इंड्यूस्ड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया फ्राडेज लॉ और गाउस लॉ के फॉर्म में। अब हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस कर लेते हैं। तो दिस फॉर्म जो हमारे पास ये फॉर्म बन रही है बिल्कुल सेम यही चीज़, यानी कि अगर हम उसका डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट लें कर्ल के साथ, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ऐसे किया, हमने डॉट प्रोडक्ट भी लिया और क्रॉस प्रोडक्ट भी लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक में, क्या देखने के लिए कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह होती है, वर्क करती है, किस तरह जनरेट होती है। तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं कि भी ये मैग्नेटिक फ्लक्स की तो हमने बात कर दी कि ये इस सर्किट में से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है अगर हम चेंज कर दें तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किस तरह वर्क करेगा वहाँ पे, किस सेंस में होगा, तो दिस फॉर्म, ये जो फॉर्म है, कौन सी फॉर्म, ये हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्म जो है वो आइडेंटिकल है टू मैग्नेटोस्टैटिक। मैग्नेटोस्टैटिक में किस तरह आइडेंटिकल है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट ने कर्ल के साथ, इस कर्ल के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया तो ये आया इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो हमारे पास आएगा म्यू नॉट जे। तो ये म्यू नॉट का भी पता है, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट होता है, और ये हमारे पास जे है जो हमने बाउंड करंट और वॉल्यूम करंट का नेम दिया था अपने प्रीवियस टॉपिक्स में। तो अभी हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों को देख लिया। अब हम इन दोनों का एक जनरलाइज सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी कि हमने इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फ्राडेज लॉ को देख लिया, गाउस लॉ देखा कि भी गाउस लॉ के अकॉर्डिंगली और फ्राडे लॉ के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह वर्क करता है, और मैग्नेटोस्टैटिक सेंस में भी हमने अपनी मैग्नेटिक फील्ड को देख लिया। तो अगर हम इन दोनों सोल्यूशंस को, हमारे पास एक ये जो सोल्यूशन है इसको, और अगर अपने इस सोल्यूशन को समराइज करके देखें मज़ीद तो हमारे पास कुछ एक नई आइडेंटिकल फॉर्म आ सकती है। द सोल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन वी हैव फॉर्म, यानी कि जो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए देख लें तो आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इंटीग्रल का साइन जे क्रॉस आर कैप ओवर आर स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा उसका रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। और ये डीटा हमारा रिप्रेजेंट करेगा सरफेस इंटीग्रल को। तो जे हमारे पास करंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये आर उसका यूनिट वेक्टर है, ठीक है। ये मैंने इसमें टर्म्स बता दी कि ये हमारे पास करंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये यूनिट वेक्टर है, ये आर रेडियस है, और डीटा क्या चीज़ है। तो यहाँ पे
अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का देखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास 1/-4 पाई पार्शल ओवर पार्शल टी, यानी कि हमारे पास यहाँ पे आ गया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि हर सेकंड में, हर एक सेकंड में, हर एक नैनो सेकंड में वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो चेंज हो रही हैं। तो हम यहाँ पे इंटीग्रल ले लेंगे, इंटीग्रल ले लिया बी क्रॉस आर कैप, ठीक है। यहाँ पे सारे ना मैंने कैप्स ये नहीं लगाया हुआ, ये साथ में लगा रहे हैं। आर कैप आ गया और ये आर स्केयर रेडियस आ गया, तो ये फिर वही डीटा आ गया, क्योंकि जिस सरफेस पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमने उसको भी किसी ना किसी टर्म से रिप्रेजेंट करना ही है ना। तो ये एक क्वेश्चन लिखी हुई है जो कि इक्वल होती है -1 और रो, ये जो चीज़ आई है ना ये वाली, ये चीज़ इससे आई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म यहाँ से, क्योंकि पार्शल बी और पार्शल टी विद होता है मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हम आगे देखेंगे। ये हमारी मैक्सवेल इक्वेशन है, तो इससे हमने ये टर्म ड्राइव कर ली। तो फ्राडे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिटरमाइंड बाय, यानी कि हम फ्राडे का जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है इससे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो एंड इफ सिमेट्री परमिट द एम्पेयर्स लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म, अगर जो है सिमेट्री परमिट करे एम्पेयर्स लॉ को इंटीग्रल फॉर्म में, तो हमारे पास क्या होगा, हम ले लेंगे क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एल इज इक्वल टू, ये हमारे पास म्यू नॉट आ जाएगा आई इनक्लोज, यानी कि आई इनक्लोज, ये जो सरफेस है हमने इसको इनक्लोज कर दिया, ठीक है। एंड फ्राडेज लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म, ये एम्पेयर्स लॉ इंटीग्रल फॉर्म। अब ये नहीं कह देना कि भी यहाँ पे भी फ्राडे लॉ आपने कह दिया इंटीग्रल फॉर्म और ये भी फ्राडे लॉ इंटीग्रल फॉर्म, ये दोनों चेंज है, यानी कि ये एम्पेयर्स की इंटीग्रल फॉर्म है, ये है हमारे पास फ्राडे की इंटीग्रल फॉर्म। तो ये हमारे पास क्लोज इंटीग्रल आ गया ई डॉट डी एल, ये बिल्कुल वही चीज़ आ गई। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, -d∅/dt, और d∅ एज वी नो के ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास फ्लक्स को। d∅/dt अगर हम लें तो ये हमारे पास क्या टर्म बनती है, यानी कि चेंज इन फ्लक्स, यानी कि हमारे पास जो फ्लक्स है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास चेंज हो रहा है। ये हमें फ्राडे लॉ की इंटीग्रल फॉर्म बताती है, और बिल्कुल यही टर्म जो है बिल्कुल यही बात मैंने इसकी डेफिनेशन में बताई कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो तो वहाँ पे जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। तो अब सिमेट्री की ऊपर बात की थी कि टर्म सिमेट्री क्या होती है इन फिजिक्स। अब फिजिक्स में सिमेट्री ऑफ अ फिजिकल सिस्टम, कोई भी फिजिकल सिस्टम हो सकता है, कोई भी फिजिकल बॉडी ले लें, यानी कि कोई भी एक सॉलिड बॉडी ले लें, कोई सिलेंडर वगैरह, कोई सॉलिड कुछ भी। तो असिमेट्री जो है फिजिकल सिस्टम है इज़ अ फिजिकल और मैथमेटिकल फीचर ऑफ द सिस्टम, यानी कि इसका फिजिकल सिस्टम भी हो सकता है, इसका मैथमेटिकल फीचर भी हो सकता है। ऑब्जर्व्ड और इंटेंसिटी दैट इज़ प्रिजर्व्ड और रिमेन अनचेंज अंडर सम ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक बाउंड्री ड्रा कर दूँ, ठीक है, ये मेरे पास अब बाउंड्री है, तो अगर इस मैंने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है दूसरे सिस्टम में, जैसे हमारे पास डिफरेंट सिस्टम होते हैं, FPS, MKS, CGS वगैरह, डिफरेंट एक यानी कि अमेरिकन सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम है। तो अगर मैंने अपनी बॉडी की मेजरमेंट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करना हो, तो ये जो बाउंड्री है ना सिमेट्री, इसे हम सिमेट्री कहते हैं। ये जो बाउंड्री है ये अनचेंज रहती है सम ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होगी, उसके अकॉर्डिंगली ये उसको अलाउ करेगी कि आप इस सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। तो ये हमारे पास होती है सिमेट्री। तो हमने अभी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या आती है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देख ली। अब हम देख लेते हैं इसकी डेली लाइफ एग्जाम्पल। अब इसको समझना तब इजी होता है जब हम अपने सबसे मोस्ट फेमिलियर या जब जिससे हमें हमारा डेली लाइफ में वास्ता पड़ता रहता है, हम वो एग्जांपल्स देखें। तो ये बहुत ही सबसे ज़्यादा अगर बेसिक सी मैंने एग्जांपल लिया। तो अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है BT नाम दे दिया, यानी कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, B दे दिया और साथ उसने कह दिया कि T है। पॉइंटिंग स्ट्रेट अप, जो कि पॉइंट करता है
कर रहा है ऊपर की तरफ, ये पॉइंट कर रहा है ऊपर की तरफ। फिज द शेडेड सर्कुलर रीजन, यानी कि इस शेडेड रीजन को इस लाइंस ने कवर किया हुआ है। अब इफ़ बी इज़ चेंज, यानी कि ये तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब है कि अगर एक सेकंड में यहाँ से 5 लाइनें 10 लाइनें 15 लाइनें गुजरी हैं तो अगले सेकंड में भी वही होंगी। लेकिन यहाँ पे अब उसने बता दिया कि भी अगर, ठीक है, अगर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं हम चेंज ना रहें, हम उनको चेंज कर दें, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब इसको ज़रा अंडरस्टैंड करना है। अब हमारे घर देख लेते हैं, यहाँ पे कोई भी एक सर्किट लगा हुआ है, यानी कि इस तरह के रेक्टेंगल टाइप या स्क्वायर टाइप बोर्ड्स लगे होते हैं। तो अगर हम देख लें कि यहाँ पे 240 वोल्ट्स ही आ रहे हैं, ठीक है, 240 वोल्ट आ रहे हैं, तो अगर ये 240 या 220 ही आते रहें तो हम कहेंगे कि भी ये यूनिफॉर्म है, यानी कि हमारे पास जो करंट आ रहा है वो यूनिफॉर्म है। लेकिन अब एक सेकंड में तो हम देखें यहाँ पे 150 आ रहे हैं, अगले सेकंड में 200 हो गए, फिर मैं देखूँ वहाँ पे 100 हो गया, यानी कि हर सेकंड में वो बदलते जा रहे हैं। तो इस तरह हम कोई भी काम जो है, किसी भी अपनी मशीन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को हम चला नहीं सकते जब तक कि हमारी जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है करंट की वो कंप्लीट ना हो जाए, वो ना हमें मिल जाए, ठीक है। तो ये हमारी सबसे कॉमन लाइफ की एग्जांपल है कि फिर क्या होगा, हमें ये चेक करना है, रिजल्ट चेक करना है कि भी जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि हमने बात की है ना कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक का आपस में रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का। तो अब हम देखेंगे कि इस सर्किट में से जब 150 वोल्ट आ रहे थे, 100 वोल्ट आ रहे थे, 200 वोल्ट आ रहे थे, 220 जब आ रहे हैं, तो जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो सकता है। तो आगे एग्जांपल नंबर 2 है, हमने बात की है अ लाइन चार्ज। अब हमने यहाँ पे एक लाइन चार्ज ले लिया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भी ये तो रीजन तो हमारे पास सर्कुलर है, ये लाइन चार्ज कैसे हो गया। अब जब भी हम इस तरह की कोई ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जब भी हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टडी करना होता है, तो हम क्या करते हैं, बेशक वो सर्कुलर रीजन हो, बेशक वो रेक्टेंगुलर लूप हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उसका एक छोटा सा पार्ट वहाँ से कट कर लेते हैं, ठीक है। हम वहाँ से पार्ट एक कट कर लेते हैं और हम उसको नाम देते हैं, हमने उसका यहाँ पे नाम दे दिया लाइन चार्ज का, ठीक है, यानी कि हमने उसकी चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे की हुई है लैम्डा। अब उस चार्ज को हमने यहाँ पे नेम दे दिया लैम्डा का। वैसे हम क्यू का नाम दे देते हैं चार्ज को, हमने यहाँ पे नाम दे दिया उसको लैम्डा का। अब उसको क्या किया हुआ है, एक रिम पे, यानी कि एक साइकिल का रिम है, कंसीडर करें हमारे पास एक साइकिल का रिम है, उस पर हमने एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया और उस चार्ज को नाम दे दिया हमने लैम्डा का। और उस व्हील के जो रेडियस है ना वो b है, विच इज़ देन सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली, यानी कि जो फैला हुआ है, सो डैट इट इज़ फ्री टू रोटेट, यानी कि वो आज़ादाना मूव कर सकता है। ये नहीं है कि अगर उसको फिक्स कर दिया तो वहाँ पे वो घूमेगा नहीं, वहाँ से वो मूव नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। इन द सेंट्रल रीजन, ये जो हमारे पास सेंट्रल रीजन है, आउट टू द रेडियस a, यानी कि इस रेडियस से आउट, यहाँ पे बाहर जो हमारे पास ये रीजन है, यहाँ पे क्या देयर इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, ये बी ओ नहीं है, बी नॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, ये हमारे पास सेंटर है, यहाँ पे हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे हमने इस एग्जांपल नंबर 1 में बात की थी, ये जो हमारे पास शेडेड रीजन है, यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म है, पॉइंटिंग अपवर्ड, जो अपवर्ड पॉइंट कर रहा है। अब नाउ समवन, यानी कि यहाँ पे अब कोई आ गया बंदा, यानी कि यहाँ पे कोई आया था, उसने क्या किया, एक व्हील लिया, व्हील पे एक चार्ज को रख दिया और चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होने लगी अपवर्ड। अब कोई और बंदा आ गया, उसने कुछ और सोचा, उसने क्या किया, उसने जो है फील्ड को ऑफ कर दिया, फील्ड ही बंद कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड ही बंद कर दिया। अब व्हाट हैपन, अब क्या होगा, अब ये देखें, ये जो साइकिल है ना, अब हम इस साइकिल को कंसिडर कर दें कि ये मेरे पास व्हील है, ये उसका सेंटर है और इस सेंटर से अपवर्ड मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरी हैं, तो यहाँ पे अब मैंने चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरी डेली लाइफ की एग्जांपल है कि भी इस पे जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रिज़ल्ट है जो हमारे पास आएंगे वो क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इन एग्जांपल्स को हम स्टडी करके इजीली अपने टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये मैंने जस्ट 2 एग्जांपल ली थी ताकि
अंडरस्टैंडिंग आसानी से हो सके। तो आई होप कि इसकी समझ आ गई होगी। बाकी आपको इसके जो नोट्स हैं वो मिल सकते हैं इजीली थ्रू दी व्हाट्सएप ग्रुप। और बाकी क्या कहना था, कुछ भी नहीं। अच्छा, फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में।